हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग रोज डिस्कशन यहां पर करते हैं, अपना ग्रुप डिस्कशन। आज के ग्रुप डिस्कशन में है कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जितना है भारत का राष्ट्रीय उद्यान, सारा के सारा आज पूरा चला दिया जाएगा। ठीक है, देखिए लद्दाख में कौन कौन सा है भारत का राष्ट्रीय उद्यान। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कहाँ है, तो लद्दाख में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। अगर पूछेगा कि इंद्र किला कहाँ है, खीरगंगा कहाँ है, पिन घाटी, सिम्बल बारा, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान से सुनिएगा, एक तो हो गया बृहत हिमालय, इंद्र किला, खीरगंगा, पिन घाटी, हाँ सिम्बल बारा, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। जिम कार्बेट कहेगा कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन सी नदी के किनारे स्थित है, रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। इसका पहले नाम क्या था, हेमिस ये थी। इसका रामगंगा नदी के वर्तमान में क्या नाम है, रामगंगा नदी, जो कि जिम कार्बेट नदी है ना, रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो है कौन सी नदी, इसका नाम बदल करके रख दिया गया है, बताइए भाई लोग कमेंट में जल्दी से। ठीक है, गंगोत्री कहाँ है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। गोविंद पशु विहार कहाँ है, उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। लेकिन राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है अब उत्तर प्रदेश में आ गया है ना। हो राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कोई दिक्कत है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये राजा जी इसमें दिया उत्तराखंड ही होगा। ठीक है, बिहार में कौन सा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कि कहाँ है, तो बिहार में। कोई दिक्कत है। अब बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो झारखंड में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। ठीक, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका उड़ीसा में। सब भूल रही हो, सिमलीपाल उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका दोनों कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक, इंद्रावती कहाँ है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में ही। पिंडवानी नृत्य कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का ही। हाँ, तीजन बाई पिंडवानी नृत्य के फेमस कलाकार है। तो दिक्कत है। मेघालय के बालफक्रम और नोक्रेक रिज, यानी बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मेघालय में। नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, नोक्रेक रिज राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी मेघालय में। मेघालय के एक प्रमुख डांस का नाम क्या है, जो कि बहुत फेमस है वहाँ का, बम्बू डांस कहाँ का है, मिजोरम के। उसी को चाप चारकुट कहते हैं। वांगला नृत्य कहेगा ना, वांगला नृत्य तो कहाँ के है, मेघालय के। वांगला नृत्य मेघालय के है, ना कि बांग्ला पश्चिम बंगाल के, ऐसा नहीं। ठीक है, अगर वांगला नृत्य पूछेगा ना कि कहाँ का है, तो मेघालय के। माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। पूछेगा कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अच्छा डिब्रू सैखुआ कहाँ है, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यानी असम में जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नमेरी असम में ही है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। ओरांग कहाँ है, ओरांग, नमेरी, मानस, काजीरंगा या डिब्रू सैखोवा, ये सब है असम में। तो दिक्कत है। इंटांकी नागालैंड में। इंटांकी 1 दिसंबर एड्स दिवस, 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस भी, क्योंकि 1 दिसंबर 1963 के नागालैंड का स्थापना हुआ था। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। वो जाके राष्ट्रीय पूछता है कि राजकीय भाषा वहाँ के क्या है, तो अंग्रेजी। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है, अंग्रेजी। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी। कोई दिक्कत है। अच्छा जी, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, मणिपुर में। सिरोई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मणिपुर में। मणिपुर के सिरोई लिली फेस्टिवल भी है, त्योहार भी है, और सिरोई लिली राष्ट्रीय उद्यान भी है। और काबुल लामजाओ नेशनल पार्क यह एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है कहाँ, मणिपुर। कहाँ, मणिपुर। कोई दिक्कत है।
मिजोरम हो तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में फवंग पुई नीला पर्वत, फवंग पुई नीला पर्वत और मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कि कहाँ है तो मिजोरम में। ठीक है। अच्छा जी, पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है तो गौर फरमाइएगा। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा, नेौरा वैली, सिंहलीला, सुंदरबन, जल्दापारा। जल्दापारा, सुंदरबन, बुक्सा, ये तीन को बहुत फेमस है पश्चिम बंगाल के, जो कि हमेशा अक्सर में पेपर में पूछता है। कौन कौन सा सर? तो बुक्सा, सिंहलीला, सुंदरबन, जल्दापारा, ठीक है, गोरुमारा, गोरु, ये सब कहाँ के है? पश्चिम बंगाल के। ठीक है। अच्छा जी, अंडमान निकोबार में कौन कौन सा है? तो कैंपबेल बे, गलाथिया, महात्मा गांधी मैरीन। महात्मा गांधी मैरीन कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। मध्य बटन द्वीप कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। रानी झांसी मैरीन कहाँ है? तो अंडमान और निकोबार में। सैडल पीक, वहां की सबसे ऊंची चोटी, अगर पूछ देना कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है तो सैडल पीक। क्या है? सैडल पीक। क्या है? सैडल पीक। अंडमान निकोबार के सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे तो क्या है? सैडल पीक। और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भी है, सबसे बड़ा खास बात है। ठीक है। साउथ बटन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में। साउथ बटन द्वीप। और सबसे छोटा द्वीप कौन है? साउथ राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, अगर पूछेगा ना कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो साउथ बटन द्वीप है। हाँ, साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है, कोई दिक्कत है? वाल्मीकि बिहार में। अच्छा, मध्य प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में ध्यान से देखिएगा कौन कौन है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार। अच्छा, पेंच जो है ना राष्ट्रीय उद्यान, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में आता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में हिस्सा आता है। अधिकतर मात्रा आता है मध्य प्रदेश में, इसीलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। कुछ महाराष्ट्र में भी कभी काल देता है, तो ऑप्शन में देगा तो कोई एक ही देगा। ठीक है। अच्छा जी, कन्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान वहीं का है, कहाँ के? तो मध्य प्रदेश का। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। डायनासोर अकुन्नो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कोई दिक्कत है? अच्छा जी, महाराष्ट्र में कौन कौन सा है सर? महाराष्ट्र में चंदौली है, संजय गांधी है राष्ट्रीय उद्यान। पिंच देखिए दे दिया ना, पिंच भी महाराष्ट्र में आता है, चंदौली भी। हाँ, गोगामल, टदोबा, नौगांव, ये सब जो है राष्ट्रीय उद्यान है ना, कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। अच्छा जी, गुजरात में कौन कौन आता है? गुजरात में बंसदा, ब्लैक बक। कई बार पेपर में पूछा है कि ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछ देगा तो गुजरात में। मैरीन राष्ट्रीय उद्यान पूछ देगा तो गुजरात में। हाँ, गिर जो है ना, यह ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। अच्छा, मैरीन जो है बाबू, मैरीन वह कच्छ की खाड़ी कहा जाता है मैरीन, वो भी कहाँ है? गुजरात में ही है। गोवा में एकमात्र है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? महावीर राष्ट्रीय उद्यान। महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी। सबसे क्षेत्रफल में सबसे कम गोवा, सबसे क्षेत्रफल में गोवा, सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम यानी राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक कौन सा राज्य के? गोवा के। कोई दिक्कत है? कर्नाटक, गोवा में दो नदी, जुगारी और मांडवी, दो नदियां प्रसिद्ध है, जुगारी और मांडवी। ठीक है। कौन? हर घर जल वाला पहला राज्य कौन है? गोवा ही है। हर घर जल वाला पहला राज्य, हर घर जल वाला पहला राज्य पूछ देगा तो गोवा ही है। ठीक ना। अगर कर्नाटक में पूछ देगा कि कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है तो ध्यान से देखो, अंशी, बंदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, राजीव गांधी यानी नागरहोल। राजीव गांधी को नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब है कि नागरहोल यानी राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर और अंशी कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। बांदीपुर तो इतना बार पेपर में पूछा है ना, नागरहोल, बांदीपुर, बनेरघट्टा, अंशी, ये सब कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ? ठीक। केरल में कौन सा है सर? तो केरल में अनाईमुडी हो गया, इराविकुलम हो गया, मथी तत्न 16, पराम्बिकुलम, यानी जितना कुल्लम आएगा सब केरल में। शॉर्ट में जितना आएगा का चीज कुल्लम वो सब का कहाँ? केरल। पेरियार
केरल। शांत वैली यानी शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ देगा ना तो वो भी कहाँ है? केरल में। ये सब पेपर का क्वेश्चन है। अनाईमुद्दीन, न न न न, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। साइलेंट शांत घाटी भी कहाँ है? केरल में ही है। सिलिकॉन वैली कहा जाता है कर्नाटक, ये थी बेंगलोर को, सिलिकॉन वैली बेंगलोर को। ठीक है। तमिलनाडु, गिंडी। तमिलनाडु में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बाबू? तो गिंडी, मनार मैरिन, इंदिरा गांधी, मुदुमलाई, मुकुरथी और पलना पहाड़ी। पलना पहाड़ी, जिसमें पलना पहाड़ी, मुकुरथी, मुदुमलाई, अनामलाई, जतना मलाई सब कहाँ? तमिल। तमिल तमिल तो मलाई खियाई, तमिल तो मलाई खियाई, यानी तब मिल तो मलाई खियाई, यानी कहे का मतलब जितना मुदु मलाई, अन्ना मलाई, मुकुरथी, पालनी, ठीक है, मनार मैरिन, गिंडी, ये सब कह दी तो कहाँ है? तमिलनाडु में। कोई दिक्कत है? कुल्लम से जितना जी सब कहाँ? केरल में। एर्नाकुलम, माथी कत्र, पराम्बी कुल्लम, पेरियार, साइलेंट वैली, ये सब कहाँ है? केरल में। ठीक है। अब देखो तेलंगाना में कौन कौन सा है? तो महावीर हरिना वंशस्थली, महावीर हरिना वंशस्थली अगर पूछ देगा तो तेलंगाना। ये सर तो महावीर कुछ देर पहले एक और बताएं तो गोवा में कौन सा है? महावीर राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन इसमें महावीर हरिना वंशस्थली है। कोई दिक्कत है? अच्छा जी, मुग्रावनी यानी मृगावनी, ये पेपर का क्वेश्चन है। मृगावनी, मृग दिया है, मृगवानी ऐसे भी समझो, मृगवानी या मृगवानी, इसमें मृगवानी लिखा है। मृगवानी या मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान तो तेलंगाना में। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 के। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 के। तेलंगाना में 17 सते 19 से, यानी 17 गो लोकसभा, 7 गो राज्यसभा। तेलंगाना में भाई साहब ध्यान दीजिएगा यूट्यूब वाले, तेलंगाना में 7 गो राज्यसभा और 17 गो लोकसभा। आप पूछेगा 17 सते 19 से, यानी 119 ओजा के विधानसभा की संख्या है, यानी विधानसभा के सीटों की संख्या पूछ देगा तो 119 है। कितना? 119 है, 17 सते 19 से। कोई दिक्कत है? अच्छा, हरियाणा में पूछ देगा ना कि हरियाणा में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो हरियाणा में है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये तो इतना फेमस है कि कहिए ना। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, यह कहाँ है? हरियाणा में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। स्थापना बताइए। हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ तीनों का स्थापना बताइए। 1966 में। कब? 1966 में। कोई दिक्कत? हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में। ये थी गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना कह देगा ना 1960 में। गुजरात महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में। जम्मू कश्मीर का स्थापना कह देगा तो 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर और लद्दाख का स्थापना कब? 31 अक्टूबर 2019। जम्मू कश्मीर से 2 अनुच्छेद संबंधित था, 35 से और 370। 35 से 370, जो कि 370 अब क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। कोई दिक्कत? 31 अक्टूबर 2019 का अधिनियम से 370 धारा अनुच्छेद समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में सर, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है? तो सिटी फॉरेस्ट यानी सलीम अली, ठीक है। डाची गांव, कौन सा? डाची गांव जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अगर पूछेगा कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में। डाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में। सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पूछ देगा तो जम्मू कश्मीर में। कोई दिक्कत है? और सलीम अली को किस नाम से जानते हैं? बर्ड्समैन ऑफ इंडिया। और कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत है? अब आइए, अब हम लोग बढ़ते हैं वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। देखो, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछेगा कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। वर्ष 1936 में लुप्त प्राय बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यानी जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। हेली नेशनल पार्क था, ठीक है, जो कि हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिला में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड के नैनीताल जिला में। इसका स्थापना कब? 1936 में। अब भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कह देगा तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कोई दिक्कत है? इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर पड़ा था। इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। बाघ परियोजना पहल के अंतर्गत होने वाला यह पहला राष्ट्रीय उद्यान।
अगर पूछेगा ना कि बाघ परियोजना पहल के अंतर्गत, बाघ परियोजना पहल के अंतर्गत पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है, कौन सा सॉरी है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय। यह किस नदी के किनारे स्थित है, रामगंगा नदी के किनारे, ठीक है। अब रामगंगा राष्ट्रीय पार्क हो गया है। देखिए पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, उसके बाद हुआ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, और उसके बाद अब हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। कोई दिक्कत है? अब आइए, जो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है ना, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में, यानी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा ना बाबू कि कहाँ है, तो कहाँ है, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन जो डेल्टा है ना उसी पर है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, सुंदरबन किस लिए प्रसिद्ध है, तो मैंग्रोव के लिए, मैंग्रोव वृक्ष के लिए कौन प्रसिद्ध है, सुंदरबन। अब भारत अगर पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहेगा तो कौन है, सुंदरबन डेल्टा। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। डेल्टा की आकृति कैसी है, डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। और सुंदरबन डेल्टा किस लिए प्रसिद्ध है, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कोई दिक्कत है? मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है रॉयल बंगाल टाइगर, सब यहाँ का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। कोई दिक्कत है? असम में कौन कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, तो ध्यान से सुनिएगा। दीपोर वन्य जीव अभयारण्य पूछेगा ना कि दीपोर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो वह असम में है, ठीक है। यह फेमस है, दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य पूछेगा तो असम में। कोई दिक्कत है? शेषा और पखुई वन्य जीव अभयारण्य और शेषा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कह देगा तो 1987 में। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में। कब, 1987 में। म्यांमार से सीमा साझा करने वाला भारत के कितना राज्य, 4 राज्य। नाम बताइए। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के आगे बढ़ेंगे तो कौन सा भेटेगा, अरुणाचल प्रदेश के आगे, अरुणाचल प्रदेश के आगे असम भेटेगा। नागालैंड, नागालैंड के मणिपुर, मिजोरम, सबसे नीचे मिजोरम। कोई दिक्कत है? कौन कौन सा म्यांमार से सीमा साझा करने वाला, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कोई दिक्कत है? मिजोरम। 4 राज्य भारत के सीमा साझा करता है। अच्छा सर, उसका पहले किस नाम से, म्यांमार को पहले किस नाम से, बर्मा के नाम से। और बर्मा की राजधानी कहाँ हुआ करता था, रंगून। कहाँ, रंगवा, रंगून से आई, यानी रंगून हुआ करता था। वहां पर क्या हादसा हुआ सर, तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, उसी के नाम था ना। 1862 में कहाँ भेज दिया, 1862 में बर्मा यानी रंगून शहर में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो पूछता है कि वह कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिनको दफन के लिए 2 गज जमीन नहीं मिला, कौन सा था, तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1857 के क्रांति में अंग्रेजों ने उसको कहाँ भेज दिया, रंगून में भेज दिया। रंगून कहाँ है, म्यांमार में। रंगून कहाँ है, म्यांमार में। म्यांमार का पूरा नाम बर्मा। अब म्यांमार का बाची गठन कह देगा ना तो 1936 में। कब, 1936 में। उड़ीसा के भी उत्कल नाम से कब हुआ, 1936 में ही, ठीक है। हाँ, 1936 को, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1936 के, इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। गुड, कोई दिक्कत है? अब देखो आंध्र प्रदेश का ही, तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है वन्य जीव अभयारण्य, तो देखो श्रीशैलम वन्य जीव अभयारण्य यानी नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, और पुलिकट वन्य जीव अभयारण्य, कोरिंग वन्य जीव अभयारण्य, कोलेरू, ये सब कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन श्रीशैलम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कोरिंग, कोलेरू, ये सब कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कोई दिक्कत है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उड़ीसा में। अब भीतरकनिका वन्य जीव अभयारण्य भी है, कहाँ, उड़ीसा में। चिल्का वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा में है। गहिरमाथा मरीन कहाँ है, उड़ीसा में। ये सब वन्य जीव अभयारण्य है। नंदनकानन, नंदनकानन एक ट्रेन भी चलती है, नंदनकानन एक्सप्रेस, तो याद रखना। नंदनकानन कहाँ, उड़ीसा में। नंदनकानन कुछ जगह वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो उड़ीसा में। कोई दिक्कत है? सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ, उड़ीसा में, ठीक। बरेला झील कहाँ है, बिहार में। याद रखना, बरेला झील पूछ देगा तो बिहार में। भाई साहब यूट्यूब वाले देखो, बरेला झील कह देगा तो कहाँ है, बिहार में। बरेला झील बिहार में, कांवर झील बिहार में। बिहार का एकमात्र ऐसा झील जो कि वेटलैंड्स में शामिल हुआ है, यानी आर्द्र यानी रामसर साइट में शामिल हुआ है, ठीक।
भारत का एकमात्र झील कौन सा है? तो कांवर झील। कौन सा? कांवर झील। कोई दिक्कत? कांवर झील जो कि कहाँ है? बेगूसराय जिला में। कौन सा? बेगूसराय जिला में। कोई दिक्कत? कांवर झील। आइए चंडीगढ़ कहाँ है? तो सुखना झील कहाँ है? हाँ सुखना झील चंडीगढ़ में। तो सुखना झील नहीं है, सुखना झील वन्य जीव अभ्यारण्य। वो तो सुखना झील है, सुखना झील चंडीगढ़ में, लेकिन सुखना झील वन्य जीव अभ्यारण्य कहेगा ना तो कहाँ है? चंडीगढ़ में। अच्छा अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य, अचानक मार छत्तीसगढ़। अचानक मार छत्तीसगढ़। अचानक मार के छत्तीसा पढ़त गया, अचानक मार के छत्तीसा। तो अचानक मार कहाँ? छत्तीसगढ़। कोई दिक्कत? अचानक मार सीता नदी। कौन सा? सीता नदी। अचानक मार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। कोई दिक्कत? दिल्ली में कौन सा है? असोला भाटी, यानी असोला भाटी को ही इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा प्रियदर्शनी अगर वन्य जीव अभ्यारण्य कहेगा कि कहाँ है? तो दिल्ली में है। कहाँ? दिल्ली में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गिर, कच्छ की खाड़ी, ये सब अगर पूछेगा, मैरीन, नल सरोवर, नारायण सरोवर, ये सब अगर पूछेगा कि कहाँ है वन्य जीव अभ्यारण्य तो कहाँ है? गुजरात में। कोई दिक्कत? भगवान महावीर, फिर आ गया भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछेगा ना कि कहाँ है सर? तो गोवा में। कहाँ है? गोवा में। अगर पूछेगा कि चंद्रताल, कौन सा? चंद्रताल। चंद्रताल, पोंग डैम झील, रेणुका, ये सब पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। देखो अगर जम्मू कश्मीर में पूछेगा कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो जम्मू कश्मीर का देखो मेन है सुरिनसर मानसर, सुरिनसर मानसर। ठीक है। अच्छा चांगथाल शीत मरुस्थल, चांगथाल शीत मरुस्थल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अच्छा डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य, पेपर का क्वेश्चन, डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो झारखंड में। डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में। झारखंड की स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को किसका? उत्तराखंड का। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? हाँ मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? तब्बे से जाकर देखो, पहले जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक में था ना मेरे भाई, यूट्यूब वाले भाई, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक में था तब भारत का सबसे बड़ा स्टेट जो था ना क्षेत्रफल के दृष्टि से, वो कौन सा था? मध्य प्रदेश था। लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया ना, और छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ सर? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया। तब से क्या हुआ कि अब राजस्थान सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है, अब मध्य प्रदेश नहीं है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? मध्य प्रदेश से। अच्छा सर उत्तराखंड किससे अलग हुआ? उत्तराखंड किससे अलग हुआ? जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से। झारखंड किससे अलग हुआ? बिहार से। झारखंड किससे अलग हुआ? बिहार से। कोई दिक्कत? बिहार दिवस 22 मार्च, जल दिवस 22 मार्च, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई बता दो जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस 22 मई। कोई दिक्कत? बायोडाइवर्सिटी डे। आ जाओ। डलमा हो गया, ये कहाँ है? झारखंड में। अगर पूछेगा ना कि डांडेली या घाट प्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? घाट प्रभा और डांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। अगर मध्य प्रदेश में पूछेगा ना कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो बोरी। अगर पूछेगा कि बोरी कहाँ है वन्य जीव अभ्यारण्य, तो मध्य प्रदेश में। ध्यान से सुनिएगा, बोरी बोरी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में कौन कौन सा है सर? तो महाराष्ट्र में जानते हैं कौन कौन सा? हरिश्चंद्र घाट, मेल घाट, कसुईबाई हरिश्चंद्र घाट, ठीक है, बोर घाट, एजा भी बोर है। देखो अगर बोर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछेगा तो महाराष्ट्र में, लेकिन बोरी अगर कह देगा ना तो मध्य प्रदेश। बोर कहेगा तो कहाँ? महाराष्ट्र में वन्य जीव अभ्यारण्य, लेकिन बोरी कह देगा ना तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अच्छा दम्पा, दम्पा जाना के दम्पा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, मिजोरम में। कहाँ है? ये पेपर में कई बार पूछ चुका है कि दम्पा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में। अच्छा थोरांटलाग कहाँ है वन्य जीव अभ्यारण्य? मिजोरम में ही है। फाकिम, फाकिम वन्य जीव अभ्यारण्य, फाकिम वन्य जीव अभ्यारण्य नागालैंड में। कहाँ है? नागालैंड में। फाकिम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? नागालैंड में। पंजाब में कौन कौन सा है? हरिके झील, पंजाब में हरिके झील वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब पूछ देगा कि हरिके झील वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो पंजाब में। कोई दिक्कत है? अच्छा जी। सुखना झील वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? चंडीगढ़ में। तो देखना, तो हरिके झील
पंजाब में या सुखना झील चंडीगढ़ में। कोई दिक्कत है? चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? ली कार्बूसियर। कौन सा है? ली कार्बूसियर कौन सा है? चंडीगढ़ के, ठीक है। पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को। अच्छा, पूछ देगा कि पिंक सिटी के नाम से जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। ठीक, अब बताओ, हरिके झील पंजाब में हो गया। पोंगोलखा अगर कहेगा ना कि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो सिक्किम में है। और सोपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य कह देगा तो कहाँ है? सोपाली जाहा वन्य जीव अभ्यारण्य कहेगा तो त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा में। और गुमटी त्रिपुरा में ही है। ठीक भाई साहब, अब हम दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं। ये पूरा आज के हम लोग वन्य जीव चला दिए, ठीक है। आइए, अच्छा, कोल्ड डेजर्ट एक छूट रहा है। कोल्ड डेजर्ट अगर पूछेगा ना कि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। अगर पूछेगा ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है, तो मन्नार की खाड़ी। कहाँ? मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु के पास में है, ठीक है, समुद्र में। कोई डाउट है? अब देखो, सबसे छोटा अगर कह देगा ना कि वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा, ठीक है। आइए, अब आते हैं हम लोग, थोड़ा सा चर्चा करते हैं किस पर? नागरिक में, यानी सिविक्स में। सिविक्स में हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या है। आइए, आज हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? लोकसभा के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। सरला कल ट्रिक मैंने कल के डिस्कशन में बताया था। सरला, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, ला से लोकसभा। सरला, स से सांसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। लोकसभा के जिक्र किसमें है? 81 अनुच्छेद में है। कोई दिक्कत है? ये सब अनुच्छेद है भाई साहब, ठीक। अब देखिए, संसद कौन सा है? संसद में लोकसभा के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। संसद कैसा अंग है? विधायी अंग है। विधायिका का क्या काम है? कानून बनाना। विधायिका का क्या कार्य है? कानून बनाना। न्यायपालिका का क्या कार्य है? कानून को लागू करवाना। न्यायपालिका का कार्य, कार्यपालिका का कार्य करना। कोई दिक्कत है? तो केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। अगर कहेगा कि केंद्र सरकार पर विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है, यानी केंद्र स्तर पर अगर कहेगा ना कि विधि कौन बनाता है, यानी नियम कौन बनाता है, तो संसद बनाता है, ठीक है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद से संबंधित प्रावधान है। यानी अगर पूछ देगा कि संसद का जिक्र कौन भाग में है, तो भाग 5 में। अनुच्छेद क से क में, तो अनुच्छेद 79 से 122 यानी 122 तक है, ठीक। अच्छा, अनुच्छेद 79 में क्या है सर? तो अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी। बता दिए पहला ही सरला में कि संसद का जिक्र, यानी एक संसद होगा, यानी जो संसद का जिक्र है, सरला हो गया ना। संसद के जिक्र किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 79 में, कि भारत का एक संसद होगा। अनुच्छेद 79। अच्छा सर, ठीक है। 81 में क्या है? तो लोकसभा का है। किसका जिक्र है? लोकसभा। लोकसभा में राज्यों से 530 से अधिक और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 से अधिक प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी। यानी कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 81 में लिखा गया है कि कहा गया है कि लोकसभा में राज्यों से अधिकतम 530 सदस्य और कितना संघ राज्य क्षेत्रों से 20 सदस्य से प्रतिनिधि सदस्य से लोकसभा बनेगी। यानी लोकसभा इन दोनों सदस्यों से मिलकर बनेंगे। जो यूनियन टेरिटरीज होता है ना, संघ शासित क्षेत्र, उससे 20 गो, आज जबकि राज्यों से अधिकतम कितना? 530 गो। 500। तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550। कितना? अब देख लो, 530 और 20 जोड़ोगी तो कितना हो गया? 550। और वहीं विधानसभा में, सॉरी, अगर कह रहे, हाँ, विधानसभा में ले लो ना, विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 हो सकती है। अधिकतम सीटों की संख्या 500 हो सकती है। आ जाओ बाबू। कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो, तो अनुच्छेद 331 के तहत उसके
द्वारा लोकसभा में उस समुदाय में से 2 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है। ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 331, मेरे भाई साहब यूट्यूब वाले ध्यान से सुनना कि अनुच्छेद 331 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति चाहेंगे, राष्ट्रपति 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करेंगे, 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करेंगे। अनुच्छेद 331 के तहत उनके सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करेंगे। ठीक है। अच्छा, 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करेंगे। ठीक है सर। इसको अब क्या कर दिया गया है कि आंग्ल भारतीय सदस्यों का चुनाव समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। अर्थात सरकार क्या दिया गया है, तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लाकर, कौन सा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के संबंधित व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। 20 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है। कब? 20 जनवरी 2020 से आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का निर्वाचन समाप्त कर दिया गया है। जबकि कौन सा अधिनियम पूछेगा तो 2019 के अधिनियम से, 2019 कोई दिक्कत है? अच्छा सर, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं। ध्यान से सुनना, ये पेपर का क्वेश्चन है। अगर पूछेगा ना सर कि लोकसभा में, क्या मैं बोला, लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। कोई भी राज्य में कितना लोकसभा का सीट हो या कोई भी क्षेत्र में कितना लोकसभा के सीट हो, उस एरिया से डिपेंड नहीं करता है। वहाँ के पॉपुलेशन, यानी कहने का मतलब है जनसंख्या द्वारा निर्धारित किया जाता है कि वहाँ पर कितना लोकसभा के सीट होना चाहिए। ठीक है, हमेशा ही पेपर में पूछता है, तो जनसंख्या, नॉट क्षेत्रफल, नॉट एरिया। ठीक है, ध्यान से देखो, कह रहा है कि 84वें, देखो, जबकि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन, लोकसभा में राज्यों को, ही तो हो गया, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। कहेगा कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है। और जबकि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन 2001 की जनगणना यानी 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 पर आधारित है। ठीक है। यह वर्ष 2026 के पश्चात 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह वर्ष 2026 के पश्चात ही पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यथासंभव रहेगा। देखो भाई, ये जो लोकसभा में सीटों का आवंटन किया गया है ना, तो तय फिक्स कर दिया गया है 1971 के जनगणना से। कब से? 1971 के जनगणना से। और कहा गया है कि 2026 तक इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कहीं भी लोकसभा के सीट की संख्या बढ़ेगी घटेगी नहीं। कब तक सर? तो 2026 तक। और 2026 के बाद, यानी 2026 के बाद कहा गया कि पहला जो जनगणना होगा ना 2026 के बाद, जो ही 1 साल 2 साल 3 साल जो पहला जनगणना है, ठीक है, तो उसके अनुसार अब नया डिसाइड किया जाएगा। उस जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा में सीटों की संख्या डिसाइड किया जाएगा। कोई दिक्कत है सर? ठीक है। देखिए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। कोई दिक्कत है? देखो, आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन होने पर संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आपातकाल की उद्घोषणा होने पर संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। इसका कहने का मतलब सर कि अगर कोई आपातकाल लग जाता है ना, अगर मान लो इस बार तुरंत चुनाव 2-4 महीना में होने वाला है या 5 महीना में होने वाला है, आपातकाल लग गया सर, तो एक बार में यानी सांसद द्वारा ऐसा विधि बना सकती है सांसद कि एक बार में सांसद का जो कार्यकाल है एक वर्ष तक बढ़ सकती है। कब वर्ष तक? 1 वर्ष तक। पेपर में कई बार क्वेश्चन ही पूछ चुका है। ठीक। आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उनका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से नहीं होगा। अगर कह रहा है कि अगर आपातकाल नहीं है ना, तो उनको किसी भी दशा में 6 माह से अधिक कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। कोई दिक्कत है? अब देखो, कह रहा है ना कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। कोई दिक्कत है? देखो,
अब विधान परिषद या राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल 30 वर्ष है। रौरा खातिर 35 गो, रौरा खातिर राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, रौरा खातिर 35 गो, यानी 35 वर्ष चाहिए। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के योग्यता क्या होना चाहिए, आयु क्या होना चाहिए, तो 35 वर्ष। कोई दिक्कत है? आइए, लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है। लोकसभा के अध्यक्ष स्थगन कौन करता है? अध्यक्ष करता है, ठीक। जबकि सत्रवासन और विघटन राष्ट्रपति करता है। अगर विघटन करना होगा तो मंत्री परिषद की सिफारिश पर, ध्यान से देखिएगा, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर नहीं करेंगे, पूरा मंत्री परिषद के सिफारिश पर ही, ठीक है। मंत्री परिषद के सिफारिश पर, प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करेंगे। राज्यसभा का विघटन होता है कि नहीं? तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है। कोई दिक्कत है? लोकसभा भंग हो सकता है लेकिन राज्यसभा का भी भंग नहीं हो सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर 2/3 सदस्य नियुक्त होते हैं। कोई दिक्कत है? हटते हैं प्रत्येक 2, यानी अवकाश ग्रहण करते हैं तो नए आते हैं, 2/3 हटते हैं तो फिर आते भी हैं। कोई दिक्कत है? लोकसभा का स्थगन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अच्छा सर, ठीक है। जबकि सत्रवासन और विघटन राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों से ही किया जाता है। अनुच्छेद 93 में कहा गया है, अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि अनुच्छेद 93 के अनुसार कि लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाएगा। अनुच्छेद कितना में कहा गया है? 93 में, कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना होगा ना सर, तो उसमें जो जितना भी कैंडिडेट जीत कर गए हैं, कौन सा लोकसभा के सदस्य जो जीत कर गए हैं, उन्हीं सदस्यों में से कोई चुनेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो दरोगा का पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि अगर लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अपना शपथ ग्रहण समारोह होता है ना, तो शपथ ग्रहण समारोह में बची, शपथ ग्रहण समारोह में कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाते हैं, यानी किसको लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मान लिया जाता है? तो लोकसभा के सबसे वरिष्ठ जो नागरिक होते हैं ना, उन्हीं को मान लिया जाता है केवल शपथ ग्रहण तक। और शपथ ग्रहण के बाद एक नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। कोई दिक्कत है? तो लोकसभा में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को ही लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। कब? तो शपथ ग्रहण के लिए। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा का है ना कि माइक में गड़बड़ी के कारण भाई साहब डिले हो गया, ठीक है। आइए अब हम लोग चालू करते हैं। अनुच्छेद 94 के ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपेंगे। यानी 94 के ख के तहत अध्यक्ष अपना किसको देंगे? त्याग पत्र उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देंगे? अध्यक्ष को। कोई दिक्कत है? लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 94 के ग में कहा गया है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाना होगा ना बाबू, हटाना होगा तो लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से, लोकसभा सदस्यों के बहुमत से उसको हटाया जाएगा, बहुमत पारित करके। कोई दिक्कत है? अच्छा, 96 में कहा गया है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे तथा अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होंगे। बहुत VVI क्वेश्चन, यूट्यूब वाले भैया ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 96 कहता है ना, अनुच्छेद 96 कहता है कि जब कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने का विचाराधीन है ना, होला कि इनका खिलाफ विचार चला था कि इनको हटा दिया जाए, या मामला गर्म है, चल रहा है कि इनको हटाया जाए, तब अनुच्छेद 96 के तहत, अनुच्छेद विचाराधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है, यानी वो निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अध्यक्ष निर्णायक मत कितना अनुच्छेद के? तो 100 के 1 के अंतर्गत निर्णायक मत दिया ना हो, यानी निर्णायक मत, यानी लोकसभा में निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष कब दिहन? अनुच्छेद 100 के 1 के अनुसार। कोई दिक्कत है? आइए तो कह रहा है कि 100 के 1 तो बताइए दिए, प्रोटेम स्पीकर
ये तो हो गया। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सभा सदस्यों के शपथ दिलाते हैं। देख बाची, प्रोटेम स्पीकर एगो पूछा जाता है। स्पीकर माने होता है अध्यक्ष, ये तो हर लड़का जानता है। लेकिन मामला जब चला फंसता है जानते हो कब? जब पूछ देगा ना कि प्रोटेम स्पीकर का क्या काम है, तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है बाची, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। प्रोटेम स्पीकर जैसे नवनिर्वाचित लोकसभा का गठन होता है ना, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद नए लोकसभा का गठन हुआ ना, तो उसके शपथ ग्रहण के लिए एक वरिष्ठ यानी लोकसभा के ही वरिष्ठ व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष के पद के रूप में नामांकित कर दिया जाता है, चयनित किया जाता है, नामांकित नहीं चयनित किया, शपथ ग्रहण के लिए, ठीक है, चयनित कर लिया जाता है। उसी को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, उसी को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। नहीं समझ में आ गया? नहीं, ध्यान से देखो, कह रहा है कि अनुच्छेद 85 के एक अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि 85 के एक के अनुसार, क्या कहनी है, अनुच्छेद 85 के एक के अनुसार लोकसभा के जो बैठक होला ना, संयुक्त बैठक, ओकरा बीच के अंतराल 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। और इस प्रकार लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाने की आवश्यकता है, 2 बार सत्र बुलाए जाने की। अब संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सीटिंग अरेंजमेंट, कौन अनुच्छेद? 108 100। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति की लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष, कोई दिक्कत है? अच्छा जी, 100 के 3 के अनुसार लोकसभा राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। यानी बची 100 के 3, 100 के 1 में था निर्णायक मत, 100 के 1 में था निर्णायक मत, लेकिन 100 के 3 में है ना कि कोरम, यानी लोकसभा सदस्यों का कोरम जो है 1/10 सदस्य होंगे, 1/10 सदस्य, कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य होंगे। कोई दिक्कत है? अब देखिए, कह रहा है कि महाराज से ये सब तो नहीं बताएंगे, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। किसको? गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। कब? 1952 में। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंत सैनम अयंगर को लोकसभा के अध्यक्ष को बनाया गया था। अगर पूछेगा ना कि पहला लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो एन अनंत सैनम, एन अनंत सैनम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कई, लोकसभा के अध्यक्ष कई, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, इनके के जी.वी. मावलंकर कहते हैं शॉर्ट में, जी.वी. मावलंकर। अगर उपाध्यक्ष कहेगा तो एन अनंत सैनम, एन अनंत सैनम, कोई दिक्कत? दूसरा बार में ये, यानी दूसरा अध्यक्ष बोलेगा तो एन अनंत सैनम ही बने थे। यानी प्रथम वाला में उपाध्यक्ष थे एन अनंत सैनम, और दूसरा बार वाला में क्या हो गए भाई साहब, तो यह अध्यक्ष हो गए। कौन है? एन अनंत सैनम। तो पूछता है कि दूसरा लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? दूसरा लोकसभा के जो कार्यकाल था ना, उसका अध्यक्ष कौन थे? तो एन अनंत सैनम। प्रथम के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एन अनंत सैनम। प्रथम के अध्यक्ष पूछ देगा तो जी.वी. मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। अब देखो, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी। कौन? मीरा कुमारी, कांग्रेस के सीट पर लड़ी। मीरा कुमारी को दुनिया, मीरा कुमार 2014 में। कब बनी थी? 2014 में। कोई दिक्कत है? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। लोकसभा की अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या कितना हो सकती है? 550। वर्तमान में कितना है? 545। लोकसभा के वर्तमान सदस्य संख्या पूछेगा कि टोटल कितना है? 545। अगर कुल कहेगा तो कितना? 550। कोई दिक्कत है? हाँ, अधिकतम हो सकता है। ध्यान से देखो, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। कह रहा है कि लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है, तब उसकी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है। ध्यान से देखना भाई कि जमानत राशि जब्त हो जाती है कब? कि जब लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग, यानी 1/6 जो भाग है ना कुल मत के, नहीं प्राप्त करता है ना, तो समझ जाओ कि उसकी जमानत राशि क्या कर ली जाती है? जब्त कर ली जाती है। कह रहा है कि 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, जिसमें 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977 तक कार्य किया। यानी कहने का मेरा मतलब भाई साहब कि एकमात्र लोकसभा जिसका कार्यकाल 6 वर्ष था, कौन था? तो 5वीं लोकसभा। 5वीं लोकसभा
पांचवी लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का था? 6 वर्ष का। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही लोकसभा के कार्यकाल का वर्ष बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया था, और जिसको कि 1978 में मोरारजी देसाई के सरकार में घटा के पुनः कितना कर दिया गया? 5 वर्ष ना हो। समझ में आ गया मामला क्या है? समझ में आ गया ना बात है? तो कौन सी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? तो पांचवी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था। ठीक है, कह रहा है कि 9वीं लोकसभा का गठन 1989 को हुआ था और यह 13 मार्च 1991 को भंग कर दी गई। 9वीं पूछा है कि 9वीं लोकसभा कब भंग कर दी गई? तो देखो 1989 में गठन हुआ, 1991 में भंग हो गई। 2 साल के अंदर ये क्या हो गया? भंग हो गया। नहीं कोई दिक्कत है? देखो कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। बता दिए ना गुरु, बताएं कि नहीं बताएं? आओ तो निशा भूगोल पर चर्चा कर लेते हैं। किस पर चर्चा कर लेते हैं? भूगोल पर। आओ हम पढ़ते हैं भूगोल। आओ हम सब मिलकर पढ़ते हैं भूगोल। आओ हम सब मिलकर पढ़ते हैं भूगोल। वायुमंडलीय दाब एवं पवन। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है ना हो। एक बैरोमीटर बराबर 760 mm ऑफ Hg ना, 760 mm Hg ऐसा करके होता है ना। अच्छा, समुद्र तल से एक वायुमंडलीय दाब बराबर 213.25 मिलीबार। कितना? मिलीबार नहीं। समुद्र तल पर पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ पर ही 213.25 मिलीबार होता है। यानी कहने का मतलब मेरा भाई कि अगर पूछ देगा कि वायु दाब जो होता है बैरोमीटर से मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। अच्छा सर, बैरोमीटर से 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ का वायु दाब 213.25 मिलीबार होता है। पेपर का क्वेश्चन है, कोई कहते हैं। अब देखो बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक गिरेगा तो मतलब तूफान। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक गिरता है तो तूफान आएगा। अगर धीरे धीरे गिरता है तो समझ जाओ कि वर्षा क्या होगा? वर्षा आएगा। अगर धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम साफ का प्रतीक है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम साफ का प्रतीक है। धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो किसका प्रतीक है? बारिश का। अगर अचानक नीचे गिरता है यानी बहुत तीव्र गति से नीचे गिरता है तो तूफान आने की संभावना को व्यक्त करता है। कोई दिक्कत है? अब देखिए कह रहा है ना कि वायु का भार भी समुद्र तल पर ही सबसे अधिक होता है। अगर पूछेगा ना कि वायु का भार कहाँ पर सबसे अधिक होता है तो समुद्र तल पर। बहुत VVI क्वेश्चन है कि अगर जो वायु है ना इसका भार कहाँ पर सबसे अधिक होता है तो समुद्र तल पर। कहाँ पर? समुद्र तल पर। कोई दिक्कत है? देखिए कह रहा है कि डोलड्रम क्षेत्र क्या है? डोलड्रम क्षेत्र क्या है? तो देखो विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा पर जो है ना 0 डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के जो एरिया होता है ना भाई वो वहीं डोलड्रम क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? डोलड्रम क्षेत्र कहलाता है। यानी विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? डोलड्रम क्षेत्र कहा जाता है। कोई दिक्कत? आइए कह रहा है कि कोरियोलिस बल प्रभाव क्या है? तो देखिए कोरियोलिस बल प्रभाव के कारण ही क्या होता है कि जो वायुमंडल में जो ये होता है ना, जो तूफान वगैरह आता है, ठीक है, जो ध्रुव से और प्रवाहित होने वाली जो धाराएं होती है ना वो क्या होती है कि दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की ओर, और जबकि उत्तरी गोलार्ध में दाएं की ओर घूमती है। उत्तरी गोलार्ध में दाएं की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की ओर। कोरियोलिस बल प्रभाव के कारण ही होता है। कोई डाउट? देखो 30 से 35 डिग्री, ओए गुरु, 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश। क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश। यानी कहने का मतलब है कि 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश। क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो मेरे दोस्त, कह रहा है ना कि ध्रुवीय पौने, ये तो देखो एक होता है व्यापारिक पौने। व्यापारिक पौने समझ में आ रहा है ना? पछुआ पौने होता है, पछुआ पौने। तो व्यापारिक पौने बता दो, व्यापारिक पौने कि वह कितना से कितना तक होती है? व्यापारिक पौने बताओ कि वह कितना से कितना तक होती है? देखो व्यापारिक जो पौने होती है ना, व्यापारिक पौने यह कहता है ना कि ट्रेड के लिए, ट्रेड शब्द से व्यापार का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? ट्रेड से व्यापार शब्द का उल्लेख किया गया है।
ये क्या होता है व्यापारिक पौने सर? तो व्यापारिक पौने जो है ना, यह 5 डिग्री से लेकर 30 से 35 डिग्री एरिया तक, यानी 30 डिग्री तक मान लो व्यापारिक पौने, यानी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। सिमिलरली आ जाओ इसी तरह से नीचे की ओर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये क्या करता है कि जो हवाएं घूमती है ना इसमें, तो इसको व्यापारिक पौने कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापारिक पौने कहा जाता है। कोई दिक्कत है? व्यापारिक पौने कहा जाता है। यही पौने जब आगे चलती है ना, यही व्यापारिक पौने जब आगे चलती हैं, और सुनो 30 से 35 डिग्री को अश्व अक्षांश कहते हैं, और 60 से देखो 30 से 30 डिग्री तक तो व्यापारिक पौने, 30 डिग्री तक व्यापारिक पौने, और 30 से 65 डिग्री तक, 30 से 65 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों में जो हवाएं चलती हैं उसी को क्या कहा जाता है? पछुआ पौने। क्या कहा जाता है? पछुआ पौने। कोई दिक्कत है? पछुआ पौने ये हाँ 30 से 65 है, आई 5 से 30 से और 30 से 65 चलेगा, तो 5 से 30 कहेगा। देखो 0 से 5 उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों में, तो डोलरम अगर 5 से 30 डिग्री तो ये व्यापारिक पौने, व्यापारिक पौने, 30 से 35 डिग्री अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश, और वह 35 से 65, 35 से 65 क्या चीज? तो पछुआ पौने। कौन पौने? पछुआ पौने। कोई दिक्कत है? अब वही पछुआ पौने, ध्यान से सुनना, जब पछुआ पौने 40 डिग्री अक्षांश के पास पहुंचती है ना, तो उसको गरजता चालीसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जब पछुआ पौने 40 डिग्री अक्षांश पर, भाई साहब यूट्यूब वाले ध्यान दीजिएगा, जब पछुआ पौने 40 डिग्री अक्षांश पर पहुंचती है ना, तो उसको गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है। और जब 50 डिग्री पर पहुंचती है ना, तो उसे प्रचंड पचासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रचंड पचासा। और जब वह 60 डिग्री पर पहुंचती है, कौन? पछुआ पौने 60 डिग्री पर पहुंचती है ना, तो उसे चिखता साठा। कौन साठा? चिखता साठा। चिखता गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चिखता ना हो गए। वहीं पछुआ पौने जब 40 डिग्री पर पहुंचेगा तो उसे गरजता चालीसा, 50 डिग्री पर पछुआ पौने पहुंचेगी तो प्रचंड पचासा, और जब 60 डिग्री पर पछुआ पौने पहुंचेगी तो चिखता साठा। चिखता साठा। कोई दिक्कत है?